فرعون सेसोस्ट्रस III मिस्र को ताकतवर बनाने वाला फिरौन। कदीम मिस्र की तारीख में 2040 कब्ल मसीह से 1782 कब्ल मसीह के अरसे को दरमियानी बादशाहत का ज़माना यानी मिडल किंगडम ऑफ इजिप्ट कहा जाता है। दरियाई नील के किनारे आबाद इस अजीम सल्तनत की तारीख के इन 258 सालों को मिस्री तारीख का सुनहरी दौर भी कहा जाता है, क्योंकि इन 2.5 सदियों से ज़ायद अरसे में इस मुल्क पर ऐसे हुक्मरान आए जिन्होंने सियासी, मुआशी और दफाई लिहाज से मुल्क की तकदीर बदल कर रख दी। 19वीं सदी कब्ल मसीह का बादशाह सेसोस्ट्रस सोम भी एक ऐसा ही हुक्मरान था। आखिर इस फिरौन को किन कारनामों की वजह से याद रखा जाता है? इसने मिस्र को अंदरूनी तौर पर कैसे ताकतवर बनाया था? इसके दौर की इनकलाबी इस्लाहात क्या थी? इस वीडियो में इन तमाम सवालों के जवाब आपके सामने रखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी का निशान दबा दें ताकि आप तक हमारी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस बर वक्त पहुँचती रहें। दोस्तों, सेसोस्ट्रस III का ताल्लुक मिस्र के 12वें शाही घराने से था। ब्रिटानिका के मुताबिक इस शाही खानदान ने मिस्र पर 1938 कब्ल मसीह से 1756 कब्ल मसीह तक हुकूमत की थी। सेसोस्ट्रस III 12वीं शाही घराने का 5वां बादशाह था। वर्ल्ड हिस्ट्री इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक इसके तख्त नशीन होने का साल 1878 कब्ल मसीह बताया जाता है, जबकि ब्रिटानिका के मुताबिक इसने 1836 कब्ल मसीह में इक़्तिदार संभाला था। तारीख में इस फिरौन के कई नाम हैं। सेंचुरट III, सेनवाजरट III। इसका शाही नाम खाखौरा था, जिसका मतलब था राह देवता की रूह जैसा दिखने वाला। वो फिरौन सेंचुरट II का बेटा था। इसकी वालदा का नाम खासा तवील था, कैनिमत नेफर हैजित वेरत। तारीखदान सेसोस्ट्रस III को क्रेडिट देते हैं कि इसने मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी तौर पर एक ताकतवर रियासत बना दिया था। आखिर सेसोस्ट्रस सोम ने मिस्र को दाखिली लिहाज से कैसे ताकतवर बना दिया था? दोस्तों, कदीम मिस्री रियासत को बेहतरीन अंदाज से चलाने के लिए इसे इंतजामी यूनिट्स में तकसीम किया गया था। बिल्कुल वैसे इंतजामी यूनिट जैसे हमारे यहाँ जैसा के सूबे, लेकिन मिस्र के इन इंतजामी यूनिट्स को सूबों के बजाय नॉर्म्स कहा जाता था, जबकि इन पर हुकूमत करने वाले अफराद को नोमार्क्स कहा जाता था। तारीखदानों ने इनके रोल को आसान फहम बनाने के लिए इन्हें इलाकाई गवर्नर्स भी लिखा है। हर नॉर्म के पास अपनी इलाकाई फौज हुआ करती थी। इसके अलावा इलाके के इंतजाम के लिए दीगर अहम इदारे और वसाइल भी मौजूद हुआ करते थे। मौरखीन के मुताबिक कदीम मिस्र के इन इंतजामी यूनिट्स की खुद मुख्तारी का स्टेटस मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ रहा, कभी कम तो कभी बहुत ज्यादा। कुछ अदवार ऐसे भी आए कि इन इलाकों के हुक्मरान या नोमार्क्स ताकत और दौलत में फिरौन को भी मात दे गए। मिस्र में कदीम बादशाहत के दौर यानी द ओल्ड किंगडम के इख्तिताम पर और बाद अज़ां पहले दरमियानी दौर यानी फर्स्ट इंटरमीडिएट पीरियड जो 2181 कब्ल मसीह से 2040 कब्ल मसीह तक था। इसके दौरान इलाकाई गवर्नर्स की सियासी और मुआशी ताकत मरकजी हुकूमत चलाने वाले बादशाहों से बढ़ चुकी थी। यही वजह है कि इन इख्तियारात और ताकत के इस अदम तवाज़ुन ने मिस्र को टूट फूट का शिकार कर दिया था। इस मंजरनामे में मिस्र को 2061 कब्ल मसीह में मेंटोहोटिप दोम जैसा फिरौन मिल गया, जिसने अजीम फौजी फतुहात की मदद से मुल्क को दोबारा मुत्तहिद करके इसकी अजमत बहाल कर दी। इस फिरौन ने इन इलाकाई गवर्नर्स को सजाएं दी जिन्होंने रियासत की मुखालफत की थी। मेंटोहोटिप दोम ने थीबस शहर को दारुल हुकूमत बनाकर एक मजबूत मरकजी हुकूमत कायम कर दी, जिसमें फिरौन इन इलाकाई गवर्नर से ज्यादा बाइख्तियार हो गए। ये मिस्र के दरमियानी बादशाहत के अजीम दौर का आगाज था। तारीखदानों के मुताबिक मेंटोहोटिप दोम का ताल्लुक मिस्र के 11वें शाही खानदान से था। जबकि इसके खानदान के अफराद तख्ते नशीन रहे, तब तक इसकी पॉलिसियां भी जारी रहीं। मगर जब 12वां शाही घराना आया और इस खानदान के पहले फिरौन एमिनमहेत I ने इक़्तिदार संभाल लिया, तो रियासत की पॉलिसियां भी बदल गई। सबसे काबिल जिक्र तब्दीली नॉर्म्स को ज्यादा खुद मुख्तारी से नवाजना था। एमिनमहेत अव्वल के इस इक़्तिदाम ने इलाकाई गवर्नर्स को एक बार फिर ताकतवर बनाना शुरू कर दिया। एमिनमहेत अव्वल की इस पॉलिसी को इसके जाननशीनों ने भी जारी रखा। मौरखीन के मुताबिक इस पॉलिसी के कुछ फवायद भी थे। मिसाल के तौर पर इससे इलाकाई सतह पर फनून की काफी तरवीज हुई और मुकामी हुक्मरानों ने आजादी से अपने मुनफरिद अंदाज से मुख्तलिफ शोबाजात में जिद्दत को फरोग दिया। लेकिन मरकज में बैठे फिरौन के लिए इस पॉलिसी में खतरात थे। इस बात का खदशा था कि ज्यादा खुद मुख्तारी से फायदा उठाकर इलाकाई गवर्नर्स इस कदर ताकतवर हो सकते थे कि वो मरकजी हुकूमत को चैलेंज कर सकते थे। ये खदशात बेजा नहीं थे, क्योंकि मिस्री तारीख में ऐसा कई बार हो चुका था। वर्ल्ड हिस्ट्री इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक जब फिरौन सेंचुरट II का इंतकाल हुआ, तो इन नोमार्क्स की दौलत और ताकत इस कदर बढ़ चुकी थी कि मिस्री रियासत वाज़े तौर पर शदीद खतरे में थी। इन हालात में सेंचुरट II के बेटे सेसोस्ट्रस III ने मुल्क का इंतजाम
संभाला। नया फिरौन जल्द इस खतरे से न निमटता तो मुल्क एक बार फिर शदीद अदम इस्तेकाम से दोचार होने वाला था। अब सवाल ये है कि सिसोस्ट्रस सोम इस बड़े चैलेंज से कैसे निपटा था। तारीखदानों के मुताबिक सिसोस्ट्रस सोम ने इस चैलेंज से नबर्द आज़मा होने के लिए इनकलाबी इस्लाहात मुतारिफ कराई। फिरौन ने निहायत दानिशमंदी का मुजाहिरा करते हुए मुल्क के इंतजामी यूनिट्स की इस अंदाज से तंजीम नो की कि नॉर्म्स यानी सूबों की तादाद कम हो गई। कहा जाता है कि इसने मिस्र को 4 बड़े यूनिट्स में तकसीम कर दिया जो कुछ यूं थे। नंबर 1 बालाई मिस्र, अपर इजिप्ट। नंबर 2 ज़ेनी मिस्र, लोअर इजिप्ट। नंबर 3 एलिफेंटाइन का इलाका। नंबर 4 मिस्र के दीगर इलाके जिनमें मफ्तूहा इलाका भी शामिल थे। मुल्क के इन 4 बड़े यूनिट्स को चलाने के लिए फिरौन सिसोस्ट्रस 3 ने एक कौंसल मुकर्रर कर दी। ये कौंसल फिरौन के वजीर को रिपोर्ट किया करती थी। यूं इलाकाई हुक्मरानों से इख्तियारात ही छीन लिए गए। अब अहम सवाल ये है कि क्या इलाकाई गवर्नर्स को इख्तियारात से महरूम करने की इस पॉलिसी पर फिरौन को किसी मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा था। वर्ल्ड हिस्ट्री इंसाइक्लोपीडिया पर दस्तयाब मालूमात के मुताबिक फिरौन सिसोस्ट्रस सोम की जानिब से इन इनकलाबी इस्लाहात के खिलाफ मज़ाहमत के कोई शवाहिद नहीं मिलते। ये सब फिरौन की शानदार हिकमत अमली का नतीजा था। अगरचे इसने इलाकाई गवर्नर्स को इनकी हुक्मरानी के इख्तियारात से महरूम कर दिया, मगर उन्हें रियासत की जानिब से दीगर अहम जिम्मेदारियों से नवाजा जाता रहा। कदीम मिस्र के इन सूबाई हुक्मरानों के मकबरों पर कुंदा अमारात से भी पता चलता है कि रियासत वक्तन फवक्तन इनकी खिदमत हासिल करती रही और यूं उन्हें ये एहसास दिलाया जाता रहा कि मुल्क के लिए अहम थे। मुआरखीन का कहना है कि इन इलाकाई हुक्मरानों के मकबरे पर कुंदा मालूमात से तासुर मिलता है कि इन इस्लाहात के बाद भी वो खुशी से मिस्र को अजीम बनाने के एजेंडे पर फिरौन का साथ निभा रहे थे। सिसोस्ट्रस सोम के इन इक़दामात ने मिस्री रियासत को कई फवायद से नवाजा। स्कॉलर्स के मुताबिक बादशाह की इस पॉलिसी ने जहां मरकजी हुकूमत को मजबूत किया, वहीं फिरौन का ओहदा पहले से ज्यादा महफूज हो गया। खत्म होने वाले इंतजामी यूनिट्स की मुकामी फौज को खत्म करके फिरौन की मरकजी फौज का हिस्सा बना दिया गया। जब मुकामी हुक्मरान हट गए तो दौलत इनके खजानों में जाने के बजाय मिस्री हुकूमत के पास जमा होने लगी, जिससे मुल्क की खुशहाली में वाज़े इजाफा हुआ। तारीखदानों का ये भी कहना है कि फिरौन सिसोस्ट्रस सोम की इन इनकलाबी इस्लाहात ने मिस्री मुआशरे में एक नए तबके को जन्म दिया। ये तबका था मिडिल क्लास। आखिर कैसे? स्कॉलर्स के मुताबिक सिसोस्ट्रस सोम की इस पॉलिसी के नफाज से कबल मिस्री मुआशरा 2 बड़े तबकात में तकसीम था, अशराफिया का आला तबका और किसान यानी अपर क्लास और लोअर क्लास। जब इलाकाई गवर्नर्स के पास सारे इख्तियारात थे तो सूबे में सब कुछ वही कंट्रोल करते थे, लेकिन जब फिरौन ने इनसे ये इख्तियारात छीन लिए तो इन इंतजामी यूनिट्स में काम करने वाले दीगर अफसरान को अपने काम के बलबूते पर आगे बढ़ने का मौका मयसर आ गया। अब मिस्री मुआशरे में अच्छी तनख्वाहों पर काम करने वाली अफसर शाही का इजाफा हो गया। नोमार्क्स और इनके खानदान की रुकावट हटने से निचले तबके को ऊपर उठने का मौका मिल गया और मुआशरे में मिडिल क्लास ने जन्म ले लिया। दोस्तों, इस तरीके से फिरौन सिसोस्ट्रस 3 ने अपने मुल्क को दाखिली तौर पर मुस्तहकम कर दिया, लेकिन इसके कारनामे सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं थे। इसने मिस्र को अजीम बनाने के लिए बैरूनी फतूहात के रिकॉर्ड कायम किए और अपने बाद आने वाले बादशाहों के लिए रोल मॉडल बन गया। बाज नामवर तारीखदानों ने तो यहाँ तक लिख दिया कि सिसोस्ट्रस सोम ने आज से लगभग 4000 बरस कबल पूरी दुनिया को फतह कर लिया था। आखिर इन तारीखदानों ने इस फिरौन से मुतालिक ये क्यों लिखा है, ये जानने के लिए हमारी अगली वीडियो जरूर देखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।